नमस्कार साथियों, एग्री थिंकर्स के प्लेटफॉर्म पर मैं अवनीश आप लोगों का एक और बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया है कि आज हम आप लोगों के सामने क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको, जैसा कि आप लोगों ने बैनर में देखा है कि हमने फिजिक्स जो है उसको कुछ ही दिनों में ख़त्म करने का, मेनली 5 दिनों में हम जो हमारी बेसिक फिजिक्स जो होती है जिसके 5 ब्रांच होते हैं तो उसको हम ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में आज हम जो आपका फर्स्ट डे है इसमें हम फिजिक्स का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक यूनिट या ब्रांच कही जाती है उष्मा यानी हीट। तो हीट के बारे में इस वीडियो में हम संपूर्ण डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आज है 1 जनवरी 2024। तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम शुरू कर देते हैं आपका आज का क्लास। इसमें हम हीट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि 5 ब्रांच जो है वो फिजिक्स में, हमारी जो क्लासिकल फिजिक्स है उसमें 5 ब्रांच होती है, मैकेनिक्स, हीट, लाइट और वेव, इलेक्ट्रिसिटी। ये 5 जो यूनिट्स हैं इन्हीं के बारे में हमको फिजिक्स में पढ़ना है, जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स है। तो उसी क्रम में जो आपकी दूसरी ब्रांच है हीट, उसके बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए हीट यानी उष्मा। अब इसकी डिफिनेशन क्या दी गई है? उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। हीट क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है जिसका प्रभाव उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर होता है। ये कह रहा है कि हीट जो है वो एक एनर्जी का प्रकार है और वो फ्लो कैसे करती है, तो उच्च ताप यानी ज्यादा, मतलब हीट से वो कम हीट की ओर वो गति करती है। ठीक है, उष्मा एक अदिश राशि है। जैसे कि आप लोगों को पता है अदिश राशि सदिश राशि होती है, तो हीट जो है अदिश राशि। अदिश का मतलब क्या है? मतलब नहीं, दिश मतलब दिशा। तो इसकी दिशा नहीं होती है। देखिए, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होगा, तो परिमाण और दिशा दोनों का उसको हम कहेंगे सदिश, और जिसमें केवल परिमाण ही होगा, दिशा नहीं होगी, उसे कहते हैं हम अदिश। तो हीट हमारी अदिश राशि है। और इसका एसआई मात्रक, इसको सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं, एसआई मात्रक जूल होगा। और सीजीएस मात्रक, सीजीएस यानी होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है? कैलोरी। ठीक है, और विमी सूत्र या वीमा सूत्र कहते हैं, या डायमेंशनल फॉर्मूला कह सकते हैं, ये होता है ml² T-2। देखिए, 1 कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं और 1 किलो कैलोरी में 4.18 इंटू 10⁻³ जूल होते हैं। अब देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा 1 कैलोरी कहलाती है। इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर कोई 1 ग्राम जल है उसको आप, यानी उसकी उष्मा की मात्रा बढ़ा रहे हैं, तो आपको 1 कैलोरी हमारी उष्मा की आवश्यकता होगी। भौतिक विज्ञान की वह शाखा, यानी फिजिकल साइंस की एक ब्रांच है हमारी फिजिक्स, और उसका ब्रांच है हीट। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उष्मा मापन का अध्ययन किया जाता है। किसका? उष्मा मापन का। उसे कैलोरीमिति या कैलोरीमीटर कहते हैं। और उष्मा का मापन कैलोरीमापी, कैलोरीमीटर या उष्मा मापी से होता है। और कैलोरीमीटर तांबे का बना होता है। ठीक है, ये आपके वन लाइनर है जो पूछे जाते हैं। फिर किसी वस्तु का ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा निर्भर करता है। ठीक है, तो वो भी हम देख लेते हैं। यहां पर जो है वो आपको फॉर्मूला जो है वो आपको पढ़ना होता है। ठीक है, क्योंकि जो आपके एमसीक्यू होते हैं, जो आपके क्वेश्चंस जो होते हैं, जो न्यूमेरिकल होते हैं, वो इन्हीं फॉर्मूलाज पर लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये फाइनल फार्मूला निकल कर आता है। यहाँ पर देखिए, ये तो है द्रव्यमान पर, यह ताप वृद्धि में वृद्धि पर, और इसका फाइनल फार्मूला जिस पे क्वेश्चन लगते हैं, थीटा इक्वल टू m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, इसी पर लगते हैं। जहां s क्या है? s है विशिष्ट उष्मा, विशिष्ट उष्मा, या इसी को कहते हैं विशिष्ट उष्मा धारिता। ठीक है, यानी स्पेसिफिक हीट। यस मतलब होगा स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा विशिष्ट उष्मा कहलाती है। विशिष्ट उष्मा क्या? उसका यहाँ पे थोड़ा सा मीनिंग बताया जा रहा है। तो कोई भी वस्तु है तो उसके जो एकांक द्रव्यमान का ताप होगा उसको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो
यानी ऊष्मा की हमारी आवश्यकता पड़ती है उसको कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। अब देखिए यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक जूल पर किलोग्राम माइनस डिग्री सेल्सियस ये होता है, ठीक है। और सीजीएस मात्रक, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये इसमें होता है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और इसका विमीय सूत्र क्या है देख लेते हैं, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला, इसी को आयामी सूत्र भी कहते हैं। L स्क्वायर T⁻2 थीटा इस पर पावर -1, ठीक है। सभी ज्ञात गैसों एवं द्रवों में जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, यानी जो गैसेज होंगे और जो हमारे लिक्विड होते हैं उसमें जल की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो सबसे अधिक होगी। दोस्तों ये जो PDF है काफ़ी बड़ी है, ठीक है, 25 पेज की है लगभग ये इसमें कंटेंट हमारा, तो इसको थोड़ा हम जल्दी कवर करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोगों को भी इसमें। तो देखिए अब आगे देखते हैं हम। जिस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है वह पदार्थ देरी से गर्म होगा, वह देरी से ठंडा होगा, क्योंकि उसकी विशिष्ट ऊष्मा ही अधिक है तो देर से गर्म होगा और देर से ही ठंडा होगा, ठीक है। अब जिस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कम होगी, सिंपल से वो जल्दी गर्म होगा जल्दी ठंडा होगा। जैसे ऊष्मा अधिक है तो देर से गर्म होगा और देर से ठंडा होगा, ऊष्मा कम है जल्दी ठंडा और जल्दी गर्म होगा। जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी पर ग्राम माइनस डिग्री सेल्सियस, और इसी को कह सकते हैं, और 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा ये कितनी होती है 0.5 केल्विन पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। गैसों का विशिष्ट ऊष्मा जो है, गैसों की विशिष्ट ऊष्मा है 0 माइनस इनफाइनाइट, ये इन्फिनिटी इनफाइनाइट होती हैं। फिर देखिए ऊष्माधारिता यानी हीट कैपेसिटी, किसी वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे ऊष्माधारिता मतलब ये होता है कि सिंपली कोई भी हमारी वस्तु है वो पूरी वस्तु का जितना भी उसका द्रव्यमान है मास है उसको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो जितनी हमारी हीट लगेगी उसी को हम ऊष्माधारिता कहेंगे। इसका फॉर्मूला होता है ऊष्माधारिता बराबर θ/ΔT = m/s। अब फिर देखिए द्रव्यमान और विशिष्ट ऊष्मा का गुणनफल ऊष्माधारिता कहलाता है। ये जैसे मैथमेटिकल डेफिनेशन है। ऊष्माधारिता का SI मात्रक जूल पर केल्विन या जूल पर, ठीक है, तो ये होता है जूल पर। ऊष्मा का SI मात्रक जूल पर केल्विन होगा और CGS मात्रक क्या होगा कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। और अवस्था में परिवर्तन ये आप देख सकते हैं, जैसे जो हमारा लिक्विड है यानी द्रव है तो उसका जो वाष्पन और संघनन के जरिए गैस में बदलता है, गैस का फिर ठोस में बदलने के लिए इसका सब्लिमेशन होता है, ठोस का फिर यहाँ पे फ्रीजिंग यानी जमना होता है। फिर देखिए अवस्था परिवर्तन के दौरान वस्तु का ताप नहीं बदलता है। अवस्था परिवर्तन के दौरान पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अनंत होती है। अवस्था परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा केवल वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। और फिर देखिए अवस्था परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, मतलब अनुक्रमानुपाती होती है। फिर देखिए अर्थात थीटा प्रोपोर्शनल m। अवस्था बदलने के लिए अवस्था बदलने वाली ऊष्मा जो है वो भी यहाँ पे θ = mL लिखी हुई है। अब उसके बाद से देखते हैं गुप्त ऊष्मा, ये पूछी जाती है, इसको लेटेंट हीट कहते हैं, काफी जगह ये पूछी जाती है। ये क्या होती है वो देखिए, एकांक द्रव्यमान का किसी वस्तु की अवस्था बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। इसकी जो विमा है वो L होती है जिसको लेटेंट कहते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है L = θ/m और गुप्त ऊष्मा का जो SI मात्रक जूल पर किलोग्राम होगा, CGS मात्रक कैलोरी पर ग्राम होगा, विमीय सूत्र L² T⁻² होगा। और गुप्त ऊष्मा के प्रकार 2 प्रकार की होती है, गलन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। एकांक द्रव्यमान के ठोस को पिघलाने के लिए आवश्यक ऊष्मा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। देखिए उसको पिघलाने, एकांक द्रव्यमान का कोई ठोस है उसको पिघलाने के लिए जो ऊष्मा होगी उसको हम गलन की गुप्त ऊष्मा कहेंगे, और उसको वाष्पित करने के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। इसमें
ऐसी कोई रटने जैसी चीज नहीं है, बस समझने की जरूरत है। जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस होगा। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा L = 80 कैलोरी पर ग्राम। और जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होगी? L = 53.6 या 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है। और 100 देखिए यहां पर लिखा हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस पानी की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस के भाप से जलना खतरनाक होता है, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होगी। ठीक है। भाप जो होता है उसमें जो हमारी लेटेंट हीट होती है वो अधिक होती है। फिर ऊष्मामापी का जल तुल्यांक। ऊष्मामापी का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसमें रखे पानी की जितनी मात्रा का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है उसे ऊष्मामापी का जल तुल्यांक कहते हैं। फिर जल तुल्यांक को W किससे प्रदर्शित करते हैं? जल तुल्यांक को से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और ऊष्मामापी के जल तुल्यांक का संख्यात्मक मान ऊष्माधारिता के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। जल तुल्यांक यहाँ पे फॉर्मूला है, इसे ग्राम या किलोग्राम में मापते हैं। और कैलोरीमीति का सिद्धांत क्या है? कैलोरीमीति मतलब होता है दी गई ऊष्मा बराबर ली गई उसका, उसमें कहते हैं कैलोरीमीटर या कैलोरीमीति, वही होता है सिद्धांत। देखिए यानी दी गई ऊष्मा का मान ली गई ऊष्मा के मान बराबर होता है। ठीक है। कैलोरीमीति का सिद्धांत ऊष्मा संरक्षण पर आधारित है। उसके बाद से ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित नियम बर्नौली का प्रमेय। देखिए ये भी पूछा जाता है, बर्नौली का प्रमेय ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ये जो है ये ऊष्मा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। लेंस का नियम, किरचॉफ का वोल्टता या द्वितीय नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का रूल पूछा जाता है। दो द्रवों को मिलाने पर मिश्रण का ताप ज्ञात करना। ठीक है। यहाँ पर जो है देख सकते हैं, यहाँ पे बकायदा जो है आपका समझाया गया है विद फिगर। उसके बाद से है गर्म। देखिए दोस्तों वीडियो जो वो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसको हम थोड़ा शॉर्ट में जल्दी इसको हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि जैसे टाइम बढ़ता है तो स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट नहीं होता है, तो इसको हम जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। गर्म द्रव द्वारा दी गई ऊष्मा M1S2 और इसका क्या होगा ब्रैकेट में θ1 माइनस थीटा। और ठंडे द्रव द्वारा ली गई ऊष्मा M2S2 और ब्रैकेट में θ माइनस θ2। दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा M1S2 θ1 माइनस थीटा, M2S2 θ माइनस θ2। तो ये जो है ये आपका मेनली जो है वो आपका न्यूमेरिकल है। ठीक है। तो यहाँ पर आएगा M1S1 θ1 माइनस M1S1 θ इक्वल टू M2S2 θ, M2S2 θ माइनस M2S2 θ2। और इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो M1S1 θ1 प्लस M2S2 θ2 इक्वल टू M1S1 θ प्लस M2S2 θ। फिर M1S1 θ1 प्लस M2S2 θ2 इक्वल टू θ M1S1 प्लस M2S2। तो यहाँ से निकल के आएगा आपका θ इक्वल टू M1S1 θ1 प्लस M2S2 θ2 अपॉन M1S1 प्लस M2S2। फिर देखिए जब सामान्य द्रव्यमान के दो समान द्रव जिनके ताप θ1 और θ2 हो को मिलाया जाए तो मिश्रण का ताप ये होगा θ इक्वल टू θ1 प्लस θ2 अपॉन 2। और बर्फ को पानी में मिश्रित करना ये दिया गया है। उसके बाद से आपका यहाँ पर बर्फ द्वारा ली गई ऊष्मा बराबर ये क्या होता है M1 प्लस M1 इंटू 1 इंटू θ और पानी द्वारा दी गई ऊष्मा M2 इंटू 1 इंटू θ2 माइनस θ। दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, ये आपका कैलोरीमीटर का सिद्धांत है, कैलोरीमिति का। M2 इंटू 1 इंटू θ2 माइनस θ और M1L प्लस M1 इंटू 1 इंटू θ। यहाँ से मिश्रण का ताप ज्ञात हो जाएगा। नोट देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब मिश्रण का ताप θ ऋणात्मक आ जाए तो आंसर 0 डिग्री सेल्सियस होगा। फिर देखिए 50 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस के 50 ग्राम पानी में मिश्रित करने पर मिश्रण का ताप क्या होगा। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल है जो सॉल्व भी किया गया है, इसको आप समझ लेंगे और इसका θ इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस आएगा। फिर ये भी यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है 80 डिग्री सेल्सियस के 100 ग्राम जल को 40 डिग्री सेल्सियस के 50 ग्राम जल पर मिलाने पर मिश्रण क्या होगा। तो ये भी सॉल्विंग आप इसको
करेंगे थीटा इक्वल टू 66.66 डिग्री सेल्सियस आंसर आएगा। फिर देखिए ठोस के गलनांक पर दाब का प्रभाव, जो ठोस पिघलने पर आयतन यानी जो ठोस पिघलने पर आयतन में घटते हैं, जैसे आपका बर्फ है, ठीक है, रबड़ है, उन पर दाब बढ़ाने पर गलनांक घट जाता है। जो ठोस पिघलने पर आयतन में बढ़ते हैं उन पर दाब बढ़ाने पर गलनांक बढ़ता है, जैसे सल्फर और मोम। फिर आपका अगला पॉइंट है यहाँ पर, वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, क्वथनांक पूछा जाता है, और द्रव पर दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्योंकि वहां पर वायुमंडल का दबाव कम होने से क्वथनांक घट जाता है। फिर आपका, जब बर्फ में कोई लवण मिलाया जाता है, कोई भी सॉल्ट मिलाएंगे तो बर्फ का ताप जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। यह मिश्रण हिम कहलाता है, यानी स्नो कहलाएगा। बर्फ व नमक के मिश्रण का ताप 20 डिग्री सेल्सियस होता है, और उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना उसको कहते हैं उष्मा का स्थानांतरण। उष्मा का स्थानांतरण, इसकी 3 विधियां हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, यानी चालन, संवहन और विकिरण। उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें मध्यम के कण अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं उसे चालन कहते हैं। ठोसों में उष्मा का संचरण चालन विधि से ही होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो ठोस होते हैं उसमें उष्मा का जो संचरण होगा वो चालन विधि से होगा। और चालन ठोस द्रव व गैस सभी में संभव है। जब द्रव व गैस को ऊपर से गर्म किया जाए तो उष्मा का संचरण चालन विधि से होगा। चालन विधि में उष्मा का संप्रेषण कंपन के रूप में होता है। किसी क्षण की वह अवस्था जिसमें उसके विभिन्न अनुप्रस्थ काट का ताप समय के सापेक्ष परिवर्तित होता है उसे हम जो है परिवर्तित अवस्था क्षण की जो है वो परिवर्तित अवस्था कहेंगे। और किसी क्षण की वह अवस्था जिसमें उसके विभिन्न अनुप्रस्थ काट का ताप स्थिर हो जाता है उसे स्थायी अवस्था कहते हैं। स्थायी अवस्था में क्षण का कोई भी अनुप्रस्थ काट उष्मा का अवशोषण नहीं करता है। फिर दूरी के सापेक्ष ताप में परिवर्तन को ताप प्रवणता कहते हैं। ताप प्रवणता बराबर होता है ताप प्रवणता बटे दूरी, और इसका फॉर्मूला होता है ताप प्रवणता इक्वल टू डेल्टा थीटा अपन डेल्टा एक्स। फिर आपका ताप प्रवणता सदिश राशि है। ठीक है, ये भी ताप प्रवणता सदिश है। आपका उष्मा भी सदिश, उष्मा तो अदिश है। और ताप प्रवणता का ऐसा ही मात्रक केल्विन या मीटर या डिग्री सेल्सियस पर मीटर। सीजीएस मात्रक इसका यहाँ पर दिया हुआ है, वो भी आप पढ़ लेंगे, सेंटीमीटर। और इसका बीमी सूत्र क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला L⁻⁻1 थीटा। यदि L जो लंबाई जो हमारा लेंथ होता है उसका जो विमा है L, यदि L लंबाई की छड़ के सिरों के ताप θ1 व θ2 हो तो ताप प्रवणता बराबर θ1 - θ2 अपन L। उसके बाद से स्थायी अवस्था में किसी छड़ से प्रवाहित उष्मा की मात्रा निर्भर करती है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर, यानी थीटा प्रोपोर्शनल ए, और सिरों के बीच तापांतर पर, लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती, समय पर, इन सारी चीजों पर। अस्थायी अवस्था में प्रवाहित उष्मा, यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है थीटा प्रोपोर्शनल ए इन ब्रैकेट θ1 - θ2 इंटू टी अपन एल। फिर किसी पदार्थ की उष्मा चालकता निर्भर करती है पदार्थ की प्रकृति पर। अलग अलग पदार्थों के लिए उष्मा चालकता का गुणांक का मान अलग अलग होता है। उष्मा चालकता गुणांक का मान वस्तु की आकृति एवं आकार पर निर्भर नहीं करता है। जिस पदार्थ के लिए उष्मा चालकता गुणांक का मान अधिक होता है वह पदार्थ उष्मा का उतना ही अच्छा चालक होगा, और उष्मा के पूर्ण चालकों के लिए उष्मा चालकता गुणांक k का मान अनंत होगा, यानी इनफाइनाइट होगा। और उष्मा के पूर्ण कुचालकों के लिए उष्मा चालकता गुणांक का मान 0 होगा। धातुओं की उष्मा, देखिए जो धातु हमारी मेटल्स होती हैं वो हमारी हीट की सुचालक होती है, यानी अच्छी कंडक्टर होती है, ये आप लोगों को पता ही होता है। और धातुओं में सबसे अच्छा चालक देखिए चांदी यानी एजी, कॉपर, एल्यूमिनियम, फेरस, ये सारी यानी उष्मा का घटता क्रम, ये सभी अच्छे चालक हैं, सुचालक हैं धातुओं के। और उष्मा चालकता गुणांक का ऐसा ही मात्रक जो है वो वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस होगा या वॉट पर मीटर डिग्री केल्विन। उष्मा चालकता गुणांक का सीजीएस मात्रक, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, कैलोरी पर सेंटीमीटर या सेकंड पर सेकंड डिग्री सेल्सियस। उष्मा चालकता का विमी सूत्र mLT⁻³ θ-1। और वर्ष, ठीक है, बर्फ जो है वो उष्मा की कुचालक है, और
वायु उष्मा की कुचालक है। बर्फ और वायु दोनों उष्मा के कुचालक है। इंगेनहॉज के प्रयोग से विभिन्न धातुओं की उष्मा चालकताओं की तुलना कर सकते हैं। यदि पिछले हुए मोम की लंबाई L हो तो उष्मा चालकता गुणांक ये होता है K प्रोपोर्शनल L²। या भी फॉर्म, इनको भी आप जो नियतांक का फॉर्मूला इसको भी आप जो देख सकते हैं। फिर एक कन्वेक्शन यानी संवहन, उष्मा संचरण की वह विधि, देखिए उष्मा संचरण की 3 विधियां थी, तो उसी में से रेडिएशन है, कन्वेक्शन, तो इसी में अगला वाला है कन्वेक्शन यानी संवहन। उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें उष्मा का स्थानांतरण माध्यम के कणों की वास्तविक गति के कारण होता है उसे संवहन कहते हैं। संवहन केवल द्रव व गैसों का होता है पारा यानी Hg को छोड़कर, ठीक है। और Hg में उष्मा का स्थानांतरण होता है चालन विधि द्वारा। माध्यम आवश्यक है चालन व संवहन में। गुरुत्व मुक्त क्षेत्र में संवहन नहीं होता है। विकिरण, चालन संवहन विकिरण 3 है, तो ये विकिरण है तीसरा वाला जो उष्मा संचरण की विधि। उष्मीय विकिरण, उष्मा संचरण की वह विधि जिससे माध्यम आवश्यक नहीं, इसमें कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, इसे विकिरण यानी रेडिएशन कहते हैं। यदि विकिरण के मार्ग में कोई माध्यम आ जाए तो माध्यम का ताप नहीं बदलता है। उसमें विकिरण निर्वात से भी चल सकता है। उसमें विकिरण को अवरक्त विकिरण भी कहते हैं। उसमें विकिरण वैद्युत चुंबकीय विकिरण है। यहाँ पर रेज के नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो वैद्युत चुंबकीय विकिरण ये इसका क्रम है। ये फॉर्मूला है, याद करने की ट्रिक है RMI VUXG, यानी रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजुअल लाइट वेव, अल्ट्रावायलेट वेव, एक्सरेज और गामा रेज। यानी रेडियो तरंग, शुष्क तरंग, अवरक्त तरंग, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी, एक्स तरंगे, वाई तरंगे। यहाँ पे रेडियो वेव जो है इसका ब्रॉडकास्टिंग के लिए, टीवी और रेडियो के लिए यूज होता है। माइक्रोवेव इसको मेनली खाना बनाने के लिए, और इंफ्रारेड वेव यानी इसको कहते हैं अवरक्त तरंगे, इसका भी यूज हमारा किया जाता है जो हमारे दस्तावेज होते हैं उनको करने में। और दृश्य प्रकाश यानी विजिबल लाइट चीज़ों को देखने में। अल्ट्रावायलेट है। फिर एक्स रेज, इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। एक्स रेज है, इसको भी हम यूज करते हैं जैसे शरीर के अंदर देखने के लिए। फिर ये गामा रेज, जी से गामा रेज जो है इसको यूज करते हैं हम अपने कैंसर को मारने के लिए। फिर उसमें विकिरण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमारा प्रकाश का वेग होता है। तो वही बताया जाता है कि जो उसमें विकिरण है उसका वेग एकदम प्रकाश के वेग के बराबर होता है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसमें विकिरण की प्रकृति प्रकृति होती है अनुप्रस्थ। उसमें विकिरण का को देखा नहीं जा सकता है, नहीं देख सकते, इनविजिबल होता है। उसमें विकिरण का स्पेक्ट्रम कांच से बने प्रिज्म द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि कांच उसमें विकिरण को अवशोषित कर लेता है। उसमें विकिरण का स्पेक्ट्रम रॉक सॉल्ट या क्वार्ट्ज से बने प्रिज्म द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, और उसमें विकिरण सीधी रेखा में चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलेगा। और उसमें विकिरण प्रकाश की महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण इत्यादि को प्रदर्शित कर रहे हैं। सारी घटनाओं को हम जो हमारी आने वाली यूनिट्स होंगी उसमें हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। और उसमें विकिरण व्युत्क्रम के नियम का पालन करती है, अर्थात विकिरण की तीव्रता I = 1/r²। और फिर विकिरण की तीव्रता विकिरण स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसमें वही क्रम है, ये रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज ऊर्जा का बढ़ता क्रम है, आवृत्ति का भी बढ़ता क्रम है, लेकिन तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ का घटता क्रम है। फिर आपका दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, यहाँ पर ये जो हमारी वेव वाला चैप्टर है उसमें इन सभी का हम तरंग दैर्ध्य देखेंगे। तो दृश्य प्रकाश यानी विजिबल लाइट का वेवलेंथ, तरंग की लंबाई भी इसी को बोलते हैं, वो होता है 4000 एंगस्ट्रम या 4000 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम। और उसमें विकिरण का तरंग दैर्ध्य 7800 एंगस्ट्रम से अधिक होता है। विकिरण की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। विकिरण का ध्रुवण नहीं होता है। उष्मा स्थानांतरण की तीव्रता विधि है विकिरण, और सूर्य से उष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है विकिरण विधि के द्वारा ही। नहीं, देखिए ये हम पढ़ेंगे, जैसे जो हमारे BSc एग्रीकल्चर में एक सब्जेक्ट है सॉइल कंजर्वेशन, उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में एक कोर्स पढ़ना होता है इंट्रोडक्टरी एग्रो मेटीरियोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, उसमें सोलर रेडिएशन है। तो वही उसके बारे में हम उसमें पूरा डिस्कस करेंगे जब क्लासेस आएंगी। तो वही उष्मा जो है वो सूर्य से आती है। उष्मा किस माध्यम के द्वारा, तो वो विकिरण के द्वारा संचरण होता है। विकिरण दाब आरोपित करता है, और उसमें विकिरण का किसी भी पदार्थ पर आरोपित होना, यहाँ पर परावर्तक क्षमता है, फॉर्मूला दिया गया, अवशोषण क्षमता है, फिर पारगम्य क्षमता है। इन्हीं जो ये फॉर्मूलाज हैं इन्हीं पर हमारे
न्यूमेरिकल सकते हैं, इनको आप ध्यान में करेंगे। और ये सभी क्षमताएं मात्रकहीन और विमाहीन, ये आप देख सकते हैं, इसकी मात्रक भी नहीं होगी, विमा भी नहीं होगी, एकदम दोनों हीन होती हैं, मात्रकहीन और विमाहीन। और आपतित विकिरण की मात्रा जो है वो भी यहाँ पर दिया गया फॉर्मूला। तीनों क्षमताओं का योग 1 होता है, ठीक है। पूर्ण परावर्तक वस्तु के लिए परावर्तक क्षमता, और अच्छे परावर्तक बुरे अवशोषक, देखिए जो अच्छे परावर्तक होंगे बुरे अवशोषक होंगे, और जो बुरे अवशोषक होंगे वो अच्छे परावर्तक होंगे, ठीक है। अच्छे परावर्तक बुरे अवशोषक, अच्छे अवशोषक बुरे परावर्तक। और पूर्ण अवशोषण के लिए यहाँ पर A=1, AR=0, AT=0। पूर्ण पारगम्य वस्तु के लिए AT=1, A=0, AR=0। वह वस्तु जो अपने पर आपतित संपूर्ण विकिरण ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है उसे आदर्श कृष्णिका या पूर्ण कृष्णपिंड कहते हैं, या आदर्श कृष्णपिंड उसी को कहते हैं। आदर्श कृष्णपिंड के लिए अवशोषण क्षमता A=1 होगी। उत्सर्जन क्षमता क्या होगी आदर्श कृष्णपिंड के लिए? किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा को उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। इसको हम E से प्रदर्शित करते हैं। उत्सर्जन क्षमता बराबर होता है ऊर्जा अपान क्षेत्रफल इंटू टाइम, यानी, और इसका हो जाएगा E=θ/A/T, ठीक है। फिर देखिए उत्सर्जन क्षमता का SI मात्रक है और इसका विमीय सूत्र, ठीक है। तो आदर्श कृष्ण के लिए उत्सर्जन क्षमता को दर्शाते हैं E से, ये मैंने बताया आपको। फिर कोई भी वस्तु ऊर्जा का उत्सर्जन तब करेगी जब उसका ताप कितना होता है, तो 0 डिग्री केल्विन। और स्टीफन का नियम ये पूछा जाता है, आदर्श कृष्णिका के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण की मात्रा, यानी E जिसको प्रदर्शित करते हैं वस्तु की परम ताप, यानी T के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है, यानी E∝ T4। E प्रोपोर्शनल यहाँ पे जो है फॉर्मूला दिया गया, जहां ये जो साइन है इसको हम सिग्मा कहते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। E होता है सिग्मा T4, तो E जो है इसको सिग्मा कहते हैं स्टीफन नियतांक, ठीक है। और सिग्मा का मान 5.67 × 10⁻⁻8 और सिग्मा का मात्रक वाट मीटर पावर -2 केल्विन 4। और इसकी विमा क्या होगा यहाँ पर नियतांक का, तो सिग्मा का विमा जो है वो mt⁻³ θ⁻⁻4 होता है। और कम ताप पर वस्तु कम ऊर्जा का विकिरण उत्सर्जित करती है, अधिक ताप पर अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगी। यहाँ पर फॉर्मूला भी दिया गया है, E1 - E2 = T1 - T2, इसका होल स्क्वायर 4, मतलब ये होल पावर इस पर 4 होगा। और वस्तु कम ताप पर अधिक तरंगदैर्ध्य के विकिरण को उत्सर्जित करती है, वस्तु अधिक ताप पर कम तरंगदैर्ध्य के विकिरण को उत्सर्जित करती है। जैसे कम ताप पर अधिक तरंगदैर्ध्य के विकिरण को उत्सर्जित करेगी, अधिक ताप पर कम तरंगदैर्ध्य के विकिरण को उत्सर्जित करेगी। तारों का रंग दर्शाता है ताप को, और ताप और तरंगदैर्ध्य के बीच संबंध बताने वाला नियम वीन का विस्थापन नियम कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला भी है वीन के विस्थापन नियम। और अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंगदैर्ध्य आदर्श कृष्णपिंड के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो साइन है इसको कहते हैं कांस्टेंट, यहाँ पर = वीन नियतांक, और इसका मान 2.9 × 10⁻³ मात्रक इसका मीटर केल्विन और विमा L⁻θ। तारों का ताप ज्ञात किया जा सकता है वीन के विस्थापन नियम द्वारा। और न्यूटन का शीतलन नियम, देखिए वीन का विस्थापन नियम था, अब न्यूटन का शीतलन नियम क्या है? किसी वस्तु के ठंडे होने की दर अथवा ऊष्मा हानि की दर वस्तु तथा वातावरण के बीच तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, इसी को न्यूटन का शीतलन नियम कहते हैं। ऊष्मा की हानि की दर प्रोपोर्शनल तापांतर। यहाँ पर फॉर्मूलास दिए गए हैं, -ΔH/ΔT प्रोपोर्शनल ΔT, या -Δθ/ΔT प्रोपोर्शनल ΔT। न्यूटन का शीतलन नियम विशेष रूप से स्टीफन के नियम का जो है वो रूप है। और अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं, लेकिन अच्छे अवशोषक बुरे परावर्तक होते हैं, हमने पहले देखा। तो अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यह नियम है किरचॉफ का नियम। काली व खुरदरी सतह अच्छे अवशोषक व अच्छे उत्सर्जक होते हैं। और न्यूटन के शीतलन नियम पर आधारित ये जो प्रश्न है इनको भी आप जरूर देखेंगे। ये Q1 जो है इसको Q2 T1 थीटा वातावरण का ताप, ये इंपॉर्टेंट है।
और किसी वस्तु का ताप 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक होने में 5 मिनट का समय लगता है, तो इस वस्तु का ताप जो है 0 डिग्री सेल्सियस से हम करेंगे, तो 0 डिग्री सेल्सियस से हम ज़्यादा करेंगे से 60 तक होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो वातावरण का ताप यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस, ये न्यूमेरिकल है, आप इसको नोट करेंगे, समझेंगे। फिर हमारा हीट इंजन, वह युक्ति जो ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में बदलती है, उसे ऊष्मा इंजन, देखिए जो हीट है उसको यांत्रिक कार्य में यानी मैकेनिकल वर्क में बदल देगी, उसको हीट इंजन कहते हैं, उसी युक्ति को, उसी इंस्ट्रूमेंट को। और ऊष्मा इंजन के 3 मुख्य भाग होते हैं, स्रोत, कार्यकारी पदार्थ और सिंक। ऊष्मा इंजन का वह भाग जो उच्चतम ताप पर होता है उसे स्रोत कहते हैं, और वह भाग जो देखो उच्च ताप पर होगा स्रोत कहेंगे, निम्न ताप पर होगा तो उसे सिंक कहते हैं। और कार्यकारी पदार्थ ये भाप, डीजल, पेट्रोल, कुछ भी जो भी स्रोत होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्रम भी दिया गया है। इंजन 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक दहन इंजन, बाह्य दहन इंजन। यानी ये होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन और इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन। और आंतरिक दहन इंजन में ईंधन को इंजन के अंदर जलाकर ऊष्मा उत्पन्न कर, जो आंतरिक होगा वो ईंधन जो है वो इंजन के अंदर ही चलेगी, जैसे डीजल इंजन है, पेट्रोल इंजन है। और बाह्य दहन इंजन में ईंधन बाहर जलता है, जैसे भाप इंजन, जो पहले ट्रेन में होते हैं, वो पहले जो ट्रेन में होते थे वो ट्रेन जो है वो भाप इंजन पर चलते थे। भाप इंजन की दक्षता पेट्रोल इंजन की दक्षता भी दी गई है। और यहाँ पर आपके डीजल इंजन, देखिए भाप इंजन की दक्षता सबसे कम होती है और डीजल इंजन की दक्षता सबसे ज़्यादा। भाप इंजन की दक्षता एफिशिएंसी होती है 15 से 17%, और पेट्रोल इंजन की 35 से 45%, और डीजल इंजन की सबसे ज़्यादा लगभग 50%, यानी 45 से 55%। तो ऊष्मा को कार्य में बदलने की क्षमता को दक्षता कहते हैं। देखिए दक्षता क्या है, तो ऊष्मा जो उसको कार्य में जो बदलने का क्षमता होगा उसको हम दक्षता कहेंगे। दक्षता मात्रकहीन व विमाहीन राशि है। दक्षता को परसेंटेज में मात्रकहीन भी है, विमाहीन है, विमाहीन भी है, तो इसको हम परसेंटेज में व्यक्त करेंगे। और कार्य व ऊष्मा में संबंध W = J × थीटा। ठीक है, W = J × H कह सकते हैं। तो इसका क्या है, न तो कोई भौतिक राशि है और न ही कोई नियतांक है। ठीक है, ये और ये एक परिवर्तक गुणक है, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है, और इसका मान जो है 4.18 जूल पर कैलोरी होता है, और जे का मात्रक जूल या किलो जूल पर कैलोरी होता है। गैसों से संबंधित नियम, बॉयल का नियम पूछा जाता है। और स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा व दाब गैस के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया P प्रोपोर्शनल 1/V, और PV यहाँ पर होता है नियतांक। ठीक है, उसके बाद से बॉयल के नियम में स्थिर रहने वाली राशि जो ताप होगी, टेम्परेचर होगी, ये ताप यानी जो हीट होगी या टेम्परेचर होगी, ये बॉयल के नियम में स्थिर रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। स्थिर ताप पर दाब यानी प्रेशर, जिसको पी कहते हैं, वो आयतन यानी V के बीच खींचा गया ग्राफ जो है वो समकोणीय अतिपरवलय, समकोणीय अतिपरवलय होता है। और PV व P के बीच ग्राफ समांतर होगा, ताप यानी प्रेशर के अक्ष पर। PV व V के बीच ग्राफ समांतर होगा V अक्ष। ठीक है, V अक्ष। और चार्ल्स का नियम क्या है, स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित मात्रा वो आयतन गैस के परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात ये होगा V प्रोपोर्शनल T या V/T = नियतांक। चार्ल्स के नियम में स्थिर रहने वाली, देखिए बॉयल के नियम में यहाँ पर ताप आपका स्थिर रहता है, और चार्ल्स के नियम में दाब यानी प्रेशर स्थिर रहता है। और चार्ल्स के नियम का अन्य रूप यहाँ पर दिया गया है, ये इसका जो है आपका फॉर्मूला। दोस्तों वीडियो जो है वो आधे घंटे से लंबी हो चुकी है, इसको और हम जल्दी क्लियर करते हैं। V0 = 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन, VT = T डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन। ठीक है, वह ताप जिस पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसे परम शून्य ताप कहते हैं। परम शून्य ताप का सत्यमान 273.15 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री केल्विन होगा। उसके बाद से यहाँ पर गैलुसैक का नियम तो है, ये भी पूछा जाता है, गैलुसैक का नियम या दाब का नियम। स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का दाब गैस के परम ताप के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी P प्रोपोर्शनल T, P/T = नियतांक। गैलुसैक के नियम में स्थिर रहने वाली राशि आयतन होगी। अवोगाद्रो का नियम क्या है, समान ताप व दाब की दशा में गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या जो है वो समान रहती है। और ग्राहम का विसरण नियम क्या है, किसी गैस की विसरण की दर गैस के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है,
यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया R इक्वल टू 1/√A, ठीक है। जहाँ पर ये जो है घनत्व है, यानी D डेंसिटी यानी घनत्व है, और ये भी तो ये क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है ग्राम के विसरण नियम की, R इक्वल टू 1/√D, और M यानी अणुभार होता है, ठीक है। आदर्श गैस वह गैस जो बॉयल चार्ल्स व दाब के नियमों का पालन करती है उसे आदर्श गैस कहते हैं। वास्तविक गैस वह गैस जो बॉयल चार्ल्स व नियमों का पालन नहीं करती उसे वास्तविक गैस कहेंगे। एक दो पेजेस दोस्तों और है, उसको भी हम देख लेते हैं। 2 पेजेस और हैं, आप देख सकते हैं। आदर्श गैस के लिए अंतराण्विक जो वलन होगा वो गढ़े होगा, और वास्तविक गैस आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती है उच्च ताप तथा निम्न ताप पर, ठीक है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल गतिज ऊर्जा के रूप में रहती है, ठीक है, और वास्तविक गैस की आंतरिक ऊर्जा गतिज व स्थितिज ऊर्जा दोनों के रूप में रहती है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल ताप पर, वास्तविक गैस की आंतरिक ऊर्जा ताप, दाब, आयतन तीनों पर, और गैस के अणुओं की चाल गैस के परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होती है, अर्थात V ∝√T। गैस के अणुओं का जो औसत ऊष्मीय वेग होता है वो होता है, यहाँ पर फॉर्मूला जो है ये आपको जरूर ध्यान देना है। और आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है ताप पर। आदर्श गैस का समीकरण 1 मोल गैस के लिए PV = RT, n मोल गैस के लिए PV = nRT, जहाँ R सार्वत्रिक गैस नियतांक है। R का मान यहाँ पर 8.314 जूल पर मोल केल्विन और 2 कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस, 0.0821 लीटर वायुमंडल पर डिग्री सेल्सियस मोल, और गैस नियतांक का SI मात्रक जूल पर मोल केल्विन होगा। वास्तविक गैस समीकरण यहाँ पर दिया गया फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, P + A/V2 V - B = RT। इसे वांडर वाल समीकरण कहते हैं, और A और B एक नियतांक है। A की विमा ml⁵T-2 और B की विमा L3 होती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम परिभाषित करता है आंतरिक ऊर्जा को, और सांतव्य का समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये क्या है, और अविरतता का समीकरण, ये जो AB जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों ये लगभग 40 मिनट जो है वो वीडियो में लग गए हैं, और इसमें देखिए आपका जो ऊष्मा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है फिजिक्स की। इसमें से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आपको 11th एग्रीकल्चर का बोर्ड एग्जाम हो उसमें भी आते हैं, बड़े बड़े एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हीट कंप्लीट हमने जो डिस्कशन किया हीट पर, ठीक है। तो ये जो है इसका अगर आपको PDF चाहिए पूरे नोट्स का, तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। कल यानी 2 जनवरी को सुबह हम अपने ग्रुप में ये जो PDF इसको हम फॉरवर्ड करेंगे, तो उसमें हम सेंड करेंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते, पढ़ सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब दूसरी ब्रांच में हम मिल लेते हैं आप लोगों से। इसके बाद से हम डिस्कस करेंगे लाइट यानी जो प्रकाश या प्रकाश यानी ऑप्टिक्स, थर्ड ब्रांच है हमारे फिजिक्स का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसको लाइट यानी प्रकाश कहते हैं, और इसका स्टडी प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स के अंतर्गत करते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनको आप जरूर फॉलो करें, ठीक है, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करते रहें। आप लोगों के लिए जो आगामी परीक्षाएं हैं उनमें अगर फिजिक्स सब्जेक्ट है तो इसमें से ज़रूर पूछा जाएगा। तो हम अब वीडियो को यहीं पर ख़त्म करना चाहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें एग्री थिंकर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।